Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay, thank you. Okay, so fine. Good evening, everyone. So from today onwards, we will begin with one of the very important subject, that is the Code of Civil Procedure, which is which seems very difficult to memorize because it contains many sections, many orders, many rules. But throughout the course, we will try to simplify as much as we can and make this subject look very easy. क्योंकि ये सब्जेक्ट जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना है नहीं, ठीक है। इसमें बस सिविल प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, ठीक है। जो सिविल कोड का जो प्रोसीजर होता है, अगर उसका स्टेप्स आपके माइंड में, जो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको वो स्टेज पता है, ठीक है, वो आपको प्रोसीजर प्रॉपर पता है कि अभी हम लोग वो सिविल सूट के किस स्टेज पे हैं, तो वो काफी सिंपल हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बेयर एक्ट खोलते हैं, रैंडमली सेक्शंस देखते हैं, रैंडमली ऑर्डर्स, रूल्स देखते हैं। तो वैसे देखने पर ये याद नहीं होगा। ये एक प्रोसीजरल लॉ है। कोई भी प्रोसीजरल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उस प्रोसीजर में वो किस स्टेज पे वो प्रोसीजर चल रहा है, वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो सिविल प्रोसीजर, क्योंकि इसमें कोई आपको किसी तरीके का डॉक्ट्रिन, किसी तरीके का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आपको क्या है, बेसिकली प्लेंट फाइल किया जाएगा, कब फाइल किया जाएगा, कितने दिन में फाइल किया जाएगा, फिर समन भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, किन तरीके से भेजा जाएगा, ठीक है। कोर्ट जजमेंट देगी, कितने दिन के अंदर देगी, डिक्री देगी, डिक्री जजमेंट के कितने दिन के बाद देगी। तो इट्स ऑल प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे बस आपको प्रोसीजर जानना है। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन आपको, आप कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई सब्सटैंटिव लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक प्रोसीजरल लॉ पढ़ रहे हैं। आपको स्टेप पता होना चाहिए। तो वो स्टेप आप रैंडमली, अगर मान लिया जाके आप डायरेक्टली कोई सेक्शन 37 पढ़ रहे हैं, 38 पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से याद नहीं होगा। आप प्रॉपर जिस तरीके से अरेंजमेंट है उसका, ठीक है, उस स्टेप वाइज अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, राइट। अब जैसे इसमें हम लोग इनिशियली जो पहले आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग का मेनली टारगेट क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये हम लोग को जानना है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। कि जो भी सिविल सूट होता है उसमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड क्या क्या स्टेज इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये पहले माइंड में ये पिक्चर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे आज ही के क्लास में कि सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 35, जो कि आपका पार्ट 1 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, उसका जितने भी हेडिंग्स हैं वो याद हो जाने चाहिए। आप एक चीज आप ट्रस्ट कीजिए, अगर आप ये देखिएगा कि आपको जब हेडिंग अगर याद रहेगा किसी भी सेक्शन का, खास करके सीपीसी में, तो आपको उसके अंदर का कंटेंट हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। तो वो जब भी आप एक बार पढ़ लेंगे और आपको हेडिंग अगर हमेशा याद रहेगा ना, तो आपको अंदर का कंटेंट का आइडिया अपने आप मिल जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास का टारगेट रहेगा सबसे पहले तो स्टेजेस हम लोग को जानना है, ठीक है, कि किसी भी सिविल सूट में क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम लोग सेक्शन 9 से 35 याद करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 20 भी। अभी काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इतना कैसे याद होगा, बहुत सिंपली याद हो जाएगा, क्योंकि सब जो है वो एक प्रॉपरली अरेंज्ड वे में वो दिया गया है। जो भी सेक्शंस हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं, वो काफी अरेंज्ड वे में दिए गए हैं। ज्यादातर, कहीं कहीं पे अरेंजमेंट नहीं है प्रॉपर, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे हैव बीन अरेंज्ड वेरी प्रॉपरली, और वो आराम से याद हो जाएगा। और ये क्यों मैं कह रहा हूं कि आज के क्लास में ये याद कर लेना है, क्योंकि एक बार आप सेक्शन 9 से 35 आपको याद हो जाता है, ऑर्डर 1 से 20 याद हो जाता है, तो सिविल सूट का स्टेज से रिलेटेड यही सेक्शंस और यही ऑर्डर्स। उसके बाद बाकी जो है वो सब मिसलेनियस है, वो हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। विथड्रॉवल ऑफ सूट, इंजंक्शन, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, दोस थिंग्स आर अदर काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ सूट्स, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग को पहले जानना है सिविल सूट किस तरीके से चलता है और सिविल सूट कैसे चलेगा, ठीक है, कब इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है,
फिर उसमें और क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9 to 35, ऑर्डर 1 to 20। तो सेक्शन 9 to 35 जो है उसके सारे हेडिंग्स हम लोग को याद हो जाने चाहिए, ठीक है, पता हो जाना चाहिए कौन से सेक्शन में क्या है। ऑर्डर 1 से 20 का भी हेडिंग याद हो जाना चाहिए। हम लोग किसी भी सेक्शन किसी भी ऑर्डर के अंदर रूल्स हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग उसके हेडिंग को याद करेंगे, वो भी अरेंज्ड वे में, ताकि वो हमेशा याद रहे। और उससे पहले हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। किसी भी सिविल सूट में क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ये देखने के बाद हम लोग 9 to 35 एंड ऑर्डर 1 to 20 देखेंगे। बहुत ही गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको बहुत ही मतलब इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि हमें एक बार के बाद हम लोग को ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। आज के क्लास में कोई भी हम लोग कोई टॉपिक नहीं करने जा रहे हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग सीपीसी का ओवरऑल स्कीम जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, आप लोग भी आंसर दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज आई थिंक कि सभी को पता होगा, सभी सिविल कोड भी गए होंगे या पहले से भी सीपीसी पढ़े होंगे, तो उनको आइडिया होगा क्या क्या स्टेजेस जो है किसी भी सिविल सूट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि कोई भी सिविल सूट जो है उसमें क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, तो मेनली इसमें 12 से 13 स्टेज जो है आपको राइट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट से लेके एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है। किसी भी सिविल सूट का आपका सिविल सूट कहां से कमेंस होता है, जस्ट वेट अ सेकंड, कहां से कमेंस होता है, कोई प्लेंट को इंस्टीट्यूट जब किया जाता है और वहां से लेके जब डिक्री का एग्जीक्यूशन हो जाता है, ये फाइनली क्या हो गया, कंप्लीशन ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। अब बीच में जो है काफी सारे स्टेजेस आपके इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये जो भी स्टेज जो है प्लेंट के इंस्टीट्यूशन से लेके एग्जीक्यूशन तक है, इसको हम लोग ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव ऑन टू द सेक्शन एंड ऑर्डर व्हिच वी हैव टू मेमोराइज इन टुडेस क्लास, राइट। सो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला स्टेज जो है आपका, कोई भी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। The very first stage in any civil suit is what? Presentation of plaint, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी क्रिमिनल लॉ सेट इनटू मोशन कैसे होता है, या तो आपका एफआईआर से, नहीं तो कंप्लेंट से, ठीक है। तो कोई भी आपका सिविल सूट जो है वो कैसे कमेंस होगा, सिविल सूट का कमेंसमेंट होगा विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, ठीक है। जब प्लेंट, जो अग्रीड पार्टी है वो कोर्ट में प्लेंट फाइल करेगा। अब प्लेंट से रिलेटेड रूल्स और ऑर्डर्स कहां दिए गए आपको, तो प्लेंट के बारे में आपको सब्सटैंटिव प्रोविजन जो है आपको प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 26 के अंदर, ठीक है। ये सब भी याद करते चलिएगा। आज देखिए, आज के क्लास के बाद आप लोग को सेक्शन 9 से 35 और ऑर्डर 1 से 20 पूरा याद हो जाएगा, बस गौर से आप लोग क्लास सुनते रहिए, ठीक है। अब ये जो सिविल सूट है ये सबसे पहला स्टेज है, ठीक है। फाइलिंग ऑफ प्लेंट इज द फर्स्ट स्टेज इन स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। अब इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको कहां मिलता है, आपको सेक्शन 26 में मिलता है, जिसमें बताता है कि कोई भी आपको सिविल सूट को इंस्टीट्यूट आप करेंगे विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। फिर उसके बाद में उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 बताता है कि जब भी आप प्लेंट फाइल करेंगे आप किस तरीके से फाइल करेंगे, आप डुप्लीकेट में फाइल करेंगे, ठीक है। और फिर और कौन सा प्रोविजन है जो कि प्लेंट से रिलेटेड है, ऑर्डर 7, जो कि बताता है आपके प्लेंट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, फिर आपका प्लेंट जो है कब रिजेक्ट हो जाएगा, कब एक्सेप्ट हो जाएगा, कब आपके प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा, राइट। तो आपका सबसे पहला स्टेज क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, और इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन है, सेक्शन 26, ऑर्डर 4 एंड ऑर्डर 7। अब एक बार प्लेंट प्रेजेंट हो गया तो नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, आप लोग बताइए, कोई बताओ आप लोगों में से, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेज? यस, इशुएंस ऑफ समन। आपका नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, सर्विस ऑफ समन। और वो समन किस पे, अब देखो समन बहुत चीजों के लिए भेजा जा सकता है। समन किन किन चीजों के लिए भेजा जा सकता है, समन डिफेंडेंट के लिए भेजा जा सकता है, समन कोई डॉक्यूमेंट के डिस्कवरी के लिए भेजा जा, प्रोडक्शन के लिए भेजा जा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट को भी प्रोड्यूस करने के लिए, और कोई विटनेस को भी बुलाने के लिए समन भेजा जा सकता है। तो सेकेंड स्टेज पे जो समन इशू किया जाएगा सिविल सूट में, वो किस लिए किया जाएगा, डिफेंडेंट को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज आता आपका क्या है, सर्विस ऑफ समन ऑन डिफेंडेंट। अब समन क्या होता है, बेसिकली आप किसी के अगेंस्ट अगर प्लेंट फाइल हुआ है आप उसको इन्फॉर्म करेंगे ना
कि तुम्हारे अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट हुआ है, तुम अपने तरफ से कोर्ट में आके अपना डिफेंस प्रेजेंट करो, ठीक है। तो किसी भी पर्सन जिसके अगेंस्ट भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसको अवेयर करने के लिए, उसको इन्फॉर्म करने के लिए सेकंड स्टेज क्या होता है आफ्टर फाइलिंग ऑफ प्लिंट, कि आप उसको समन इशू करते हैं। अब समन से रिलेटेड कौन कौन सा प्रोविजन है आपका इन्वॉल्व? तो समन से रिलेटेड एक तो आपका ऑर्डर 5 है, और समन टू डिफेंडेंट से रिलेटेड, समन टू डिफेंडेंट से रिलेटेड ऑर्डर 5 है, और समन टू डिफेंडेंट से रिलेटेड आपका सेक्शन 26 से 29 भी है, ठीक है। सो 27 से 29, सॉरी 27 से 29, ठीक है। समन टू डिफेंडेंट से रिलेटेड आपका कौन कौन सा सेक्शन हो गया? 27 टू 29 और ऑर्डर 5, ठीक है। ये सब अभी याद करने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाइए रिपीटेडली। अगर 4-5 बार आप लोग सुनेंगे ना, मतलब आज तो लगभग याद हो जाएगा आप लोगों को। ओके, तो ये हम लोग सेकंड स्टेज देखेंगे। कोई भी सिविल सूट में सबसे पहला स्टेज क्या था? प्लिंट का प्रेजेंटेशन। अब देखिए आज के क्लास में हम लोग बेसिकली जो हिस्ट्री सीपीसी का क्या है, ऑर्डर सेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। पहला क्लास मैंने ये डिसाइड किया कि पहले हम लोग जो भी सिविल सूट के स्टेजेस है, अगर इसको हम लोग समझ जाते हैं तो वो सब तो मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। उसको आगे क्लासेस में हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो पहला स्टेज हो गया आपका प्लिंट का प्रेजेंटेशन, ठीक है। पार्टी ने प्लिंट फाइल किया, फिर उसके बाद समन सर्व हुआ। अब समन सर्व होने के बाद क्या होगा? What will be the third stage? WS फाइल होगा, रिटन स्टेटमेंट। WS फाइल होगा। WS फाइल होगा, मतलब घर से ही डिफेंडेंट WS फाइल करके भेज देगा। appearance of parties. Yes, Appearance of the very good. party. Yes. Next stage is appearance of parties, ठीक है। जब पार्टी अपीयर होगा तब तो WS फाइल करेगा ना। तो जो समन में जो डेट दिया गया है, ठीक है, समन जब सर्व हो जाता है डिफेंडेंट को, तो उसमें जो डेट फिक्स होता है उस दिन प्लेंटिफ को भी कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है और डिफेंडेंट को भी प्रेजेंट होना होता है, जो भी डे फिक्स्ड है समन में, ठीक है। और अगर मान लिया कि वहां पे प्लेंटिफ अगर नहीं अपीयर होता है या फिर दोनों पार्टीज अगर एब्सेंट है, तो क्या होगा? वहां पे सूट वहीं पर डिसमिस हो सकता है, सिविल सूट वहीं आपका डिसमिस हो जाएगा। और अगर डिफेंडेंट अगर एब्सेंट है तो क्या होगा? वहां पे एक्स पार्टी डिक्री दिया जाएगा, ठीक है। इन सबको हम लोग जब रेगुलर क्लासेस में हम लोग ये सब पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आएंगे तो ये सब खुद में ही एक सेपरेट टॉपिक्स हैं, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, समन, सब कुछ। अभी हम लोग बस स्टेजेस समझ रहे हैं, राइट। तो तीसरा स्टेज हमारा क्या आता है? पार्टीज को अपीयर करने के लिए बोला गया। सब हायरार्की में चल रहा है, पहले प्लेंट इंस्टीट्यूट हुआ, फिर समन गया, समन के बाद अब अपीयरेंस के लिए पार्टी को बोला गया, डिफेंडेंट को बोला गया, और उस दिन प्लेंटिफ को भी अपीयर होना है। प्लेंटिफ नहीं अपीयर होगा या फिर प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों में से कोई भी अपीयर नहीं होंगे, सूट डिसमिस हो सकता है। डिफेंडेंट अपीयर नहीं होगा तो उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री हो सकता है। और अगर अपीयर हो जाते हैं तो फिर वहां पे क्या होगा? डिफेंडेंट अपना डिफेंस देगा और फिर उसको रिटन स्टेटमेंट सबमिट करने को बोला जाएगा। तो ये जो अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज है, ये आपका डेल्ट कहां पे है? ये है आपका ऑर्डर नंबर 9 के अंदर, ठीक है। ऑर्डर 9 जो है आपका डील करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज से रिलेटेड, ठीक है। समन टू डिफेंडेंट से रिलेटेड कौन कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व है बताओ? कौन कौन सा सेक्शन? ऑर्डर 5 और और सेक्शन सेक्शन 27 29। ये सब बराबर जो है ना, आप लोग भी आप उसको डिस्कस करते रहने पे ये याद हो जाएगा आराम से। प्रोसीजरल लॉ जो है ऐसा है कि इसमें अगर सेक्शन का हेडिंग अगर आपको याद है ना, तो अंदर का कंटेंट खुद याद हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है? लोकेट करने में कि उसमें है क्या, ठीक है। एक बार अगर आपने हेडिंग लोकेट कर लिया कहां पे है, तो अंदर का कंटेंट जब आप पढ़ेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, राइट। प्रोसीजरल लॉ ऐसा ही होता है। ओके, थर्ड स्टेज पे हम लोग पहुंच गए, अपीयरेंस ऑफ पार्टी। पार्टी अब अपीयर हो गए, सूट इंस्टीट्यूट हो गया, समन भेज दिया गया, पार्टी अपीयर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट है आपका WS, ठीक है। अब रिटन स्टेटमेंट जो है डिफेंडेंट को फाइल करना होगा। अब रिटन स्टेटमेंट भी एक सेपरेट टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे कि रिटन स्टेटमेंट कितने दिन में फाइल हो सकता है, उसके अंदर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होता है वो देखेंगे। अभी हम लोग बस इतना जानते हैं कि अपीयरेंस हुआ पार्टीज का, उसके नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट। अब जो है रिटन स्टेटमेंट कौन फाइल करेगा? डिफेंडेंट फाइल करेगा। और उसमें क्या फाइल करेगा? उसमें क्या बताएगा? जो भी प्लेंट में उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो भी क्लेम उसके अगेंस्ट लगाए गए हैं, उसको वो बेसिकली क्या करेगा? डिनाई करेगा, है ना। रिटन स्टेटमेंट में यही होता है ना, लिखित कथन में, कि आपके अगेंस्ट जो भी एलिगेशन है उसको आप डिनाई करते हैं। अब उसमें उसको कोई सेट ऑफ क्लेम करना है, डिफेंडेंट को अपने तरफ से ही कोई क्लेम करना है। अब या तो वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है या फिर वो काउंटर क्लेम भी क्लेम कर सकता है, तो वो भी अपने रिटन स्टेटमेंट के थ्रू कर सकता है। और रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन है? आपका ऑर्डर नंबर 8, राइट।
तो ये हम लोग फोर्थ स्टेज पे पहुंचे कि कोई भी सिविल सूट कैसे चल रहा है, स्टेजेस हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, हम लोग 10 मिनट में हम लोग स्टेजेस समझ गए, भले सिविल सूट चलने में 20 साल 25 साल लग जाता है, बट स्टेजेस जो है इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, पहला हुआ सूट इंस्टीट्यूट हुआ, समन गया, पार्टीज अपीयर हुए, रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ। अब बताओ अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी डन? Examination of parties. यस, वेरी गुड। द नेक्स्ट स्टेज इज कि पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा। अब मान लिया प्लेंट में तो जो प्लेंटिफ की बातें थी वो कोर्ट को पता चल गई, रिटन स्टेटमेंट में जो डिफेंडेंट की बात थी वो कोर्ट को पता चल गई। तो अब पार्टी देखेगा ना कि इन लोगों के बीच में इशू क्या है, या फिर ये लोग जो बोल रहे हैं उसके लिए ये लोग क्या मतलब अपने तरफ से एविडेंसेस दे सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट ये लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पार्टीज का एक एग्जामिनेशन करेगा कोर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज आता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, जहां पे कोर्ट जो है बेसिकली पार्टीज को क्या करती है, उनसे क्वेश्चंस करती है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन क्या करती है, अब मान लो प्लेंटिफ को एग्जामिन किया जा रहा है, तो प्लेंटिफ को एग्जामिन किस आधार पे किया जा रहा है, रिटन स्टेटमेंट में जो बात की गई है उसके आधार पे। डिफेंडेंट को अगर एग्जामिन किया जा रहा है तो किस आधार पे किया जा रहा है, जो प्लेंट में बात की गई है उस आधार पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट। अब प्लेंटिफ से पूछा जाएगा रिटन स्टेटमेंट के पैरा 1 में जो बताया गया है क्या ये आप एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। सिमिलरली डिफेंडेंट से पूछा जाएगा कि प्लेंटिफ ने जो प्लेंट में क्लेम किया है आप उसको एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। ठीक है, तो जो भी उन लोगों से पूछा, क्योंकि जो एडमिट कर लेंगे वो इशू फ्रेम होगा ही नहीं, जो डिनाई करेंगे वही तो इशू होगा ना। तो नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी, जहां पे दोनों पार्टीज को एग्जामिन किया जाता है। और इसी स्टेज पे कोर्ट जो है दोनों पार्टी को एक ऑप्शन भी देती है। क्या ऑप्शन देती है, कैन एनीवन टेल? ADR. यस, कि आप अपने मैटर को कोर्ट से ना सुलझा के आपस में आप एडीआर से सुलझा लीजिए, जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा और एमिकेबल सेटलमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी स्टेज पे याद रखिएगा, ये जब हम लोग ऑर्डर 10 पढ़ेंगे तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल। इसी स्टेज पे कोर्ट जो है ऑप्शन देती है पार्टीज को, ठीक है, रेफर करती है पार्टीज को कोई भी एडीआर मेथड्स के लिए। ठीक है, कि आप जाइए, आप वहां पे मीडिएशन में जाके अपने मैटर को सॉल्व करके आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज हुआ आपका एग्जामिनेशन का, जहां पे पार्टीज को एग्जामिन किया जा रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो कौन सा है, ऑर्डर 10, राइट। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगा बताओ? सर इंस्पेक्शन ऑफ एविडेंसेस। हाँ, तो इंस्पेक्शन ऑफ एविडेंसेस करने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, सर इशू फ्रेम होगा सर। इशू फ्रेम होगा सर और कोर्ट, हाँ, सर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होगा मतलब कोर्ट के द्वारा सर। फ्रेमिंग ऑफ इशू तो आगे होगा ही, अभी पार्टीज का एग्जामिनेशन हो गया। अब कोई डॉक्यूमेंट किसी को प्रेजेंट करना है तो करने को बोला जाएगा कि नहीं करें, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। जी सर, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन यही है। देखो, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन तो वो सब एग्जामिनेशन का ही पार्ट बन जाता है, जहां पे इंट्रोगेटरीज आप देते हैं। ठीक है, वो हम लोग अलग से देखेंगे, ऑर्डर्स का अरेंजमेंट जो है ना वो सेपरेटली देखेंगे। अभी हम लोग ओवरऑल स्टेजेस सिविल सूट का देख रहे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया, प्लेंट फाइल हो गया, समन दे दिया गया। ठीक है, समन के बाद अपीयरेंस हो गया, अपीयरेंस के बाद रिटन स्टेटमेंट हो गया, रिटन स्टेटमेंट के बाद एग्जामिनेशन हो गया। अब एग्जामिनेशन के बाद क्या हो गया, अब यहाँ पे कोई पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी प्लेंट जब फाइल किए होगे तो प्लेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करते हो ना, ओरिजिनल तो नहीं दे देते हो। ठीक है, उसका अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करने को बोला जाएगा कोर्ट में, कि कोर्ट में आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाई कर रहे हैं वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप कोर्ट में प्रेजेंट करें, राइट। नेक्स्ट स्टेज आता है आपका प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द पार्टीज, जिसपे भी वो रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, जो भी अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रहे हैं, या उसके अलावा भी कोर्ट को अगर कोई और डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट लगता है आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज तो उसको कोर्ट बुला सकती है। इसके लिए हम लोग कौन सा ऑर्डर देखते हैं, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन सा ऑर्डर है? Order 13। ऑर्डर 13 है ना। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द पार्टीज। अब ये देखो, एग्जामिनेशन के वक्त भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने को कोर्ट उस समय भी बोल सकता है। ठीक है, बट इस तरीके से याद रखो, ज्यादा इजी रहेगा। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द पार्टीज। अब कोर्ट ने एग्जामिन कर लिया पार्टीज को, पार्टीज का जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो क्लेम कर रहे थे उस डॉक्यूमेंट को भी कोर्ट ने प्रोड्यूस करवा लिया कोर्ट अपने सामने।
अब कोर्ट क्या करेगी? अब यहाँ पे कोर्ट का क्या ड्यूटी बनता है? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट? Framing of issue. Yes, the next stage is framing of issue. अब यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा? इशू को फ्रेम करेगा कि दोनों पार्टीज के बीच में क्या इशू है, क्या विवाद है, क्या मुद्दा है। तभी तो इशू फ्रेम करेगा, तभी तो उसमें कोई जजमेंट दिया जा सकता है ना, तभी तो उसको फाइनली डिसाइड किया जा सकता है। जब दोनों पार्टी के बीच में इशू ही नहीं है तो फिर उस पर कोई फाइनल डिसीजन आ ही नहीं पाएगा। अब इशू क्या होता है? इशू होता है कि एक पार्टी कुछ असर्ट कर रहा है, दूसरा पार्टी डिनाई कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन के वक्त पूछा गया, क्या आपने जो है प्लेंटिफ ने जो क्लेम किया है प्लेंट में कि आपने उसको डिस्पोजेस किया है उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी से, आप बोलते हैं मैंने डिस्पोजेस नहीं किया है, मेरे पास इस प्रॉपर्टी का टाइटल है। तो यहाँ पे इशू क्या फ्रेम हुआ? यहाँ पे दो इशू फ्रेम हो गया कि वेदर ए हैज बीन डिस्पोजेस्ड बाय बी और नॉट। ठीक है, वेदर बी हैज अ राइटफुल टाइटल टू द प्रॉपर्टी और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इशू कहाँ फ्रेम हो रहा है? इशू फ्रेम हो रहा है जहां पे कोई एक पार्टी असर्ट कर रहा है किसी क्लेम को, दूसरा पार्टी उसी क्लेम को अगर डिनाई कर दे रहा है। ठीक है, तो वो हो गया कि उसी से रिलेटेड कोर्ट क्या कर दिए? इशू फ्रेम कर दिए, इशू 1 2 3 4। ठीक है, आप लोग मूट कोर्ट्स जब कोर्ट में कॉलेज में करते होंगे तो ये सब आप लोग फ्रेमिंग ऑफ इशू आप लोग खुद किए होंगे। ठीक है, और मान लिया कि कोई एलिगेशन जो है उसको अगर डिनाई नहीं किया गया है, मान लो कि डिफेंडेंट ने प्लेंट में किया गया कोई एलिगेशन है उसको डिनाई नहीं किया है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा कि वहां पे उस पार्टी ने उसको एडमिट कर लिया है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है उन एलिगेशंस को। ठीक है, तो फ्रेमिंग ऑफ इशू किस आधार पे होता है कि एक पार्टी ने कुछ असर्ट किया है और दूसरे पार्टी ने उसको डिनाई कर दिया है। एग्जामिनेशन के वक्त बोला कि नहीं मैंने ये नहीं किया है। ठीक है, आई एम नॉट द सन ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, आई एम नॉट द हस्बैंड ऑफ मिस्टर वाई। या फिर आवर मैरिज वाज डिसॉल्व बिफोर 5 years, दूसरा पार्टी क्लेम कर रहा है नहीं उनका मैरिज 1 साल पहले खत्म हुआ था। तो एक पार्टी जो असर्ट कर रहा है दूसरा डिनाई कर रहा है, उसी को देखते हुए कोर्ट का ड्यूटी बनता है इशू फ्रेम करने का। और फ्रेमिंग ऑफ इशू, सेटलमेंट ऑफ इशू कहां होता है? ऑर्डर नंबर 14 के अंदर। ठीक है, अंडर ऑर्डर 14 आपका जो होता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होता है। अब इश्यूज फ्रेम होने के बाद क्या होगा बताइए? नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा? So summoning and attendance of witnesses. यस, अब यहां पे क्या होगा कि अब इशू फ्रेम हो गया। अब इशू फ्रेम होने के बाद क्या है? बेसिकली अब दोनों तरफ से एविडेंसेस आपको मंगाने हैं। अब पार्टी अपने अपने तरफ से कोई विटनेसेस को ला सकता है। ठीक है, कि ये विटनेस मेरे साइड से है, डिफेंडेंट के साइड से पर्टिकुलर विटनेसेस है। तो दोनों पार्टी जो है लिस्ट करेंगे नेम ऑफ विटनेसेस और उन विटनेसेस को कोर्ट जो है समन करेगा। ठीक है, तो ये समन जो है सेपरेटली किसके लिए होता है? विटनेस के लिए होता है। नेक्स्ट स्टेज इज समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, कि विटनेस को अब कोर्ट में बुलाया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन है? आपका ऑर्डर 16 है और सेक्शन 31 है। ठीक है, जिसमें कि समन टू विटनेसेस के बारे में बात किया गया है। समन टू डिफेंडेंट वाला कौन कौन सा ऑर्डर और सेक्शन है? डिफेंडेंट Order- वाला Order 5 and section 27 to 29. 29. सेक्शन 27 to 29 और समनिंग टू विटनेसेस से रिलेटेड ऑर्डर 16 एंड सेक्शन नंबर 31, ये याद रखना। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ इशू हुआ। फ्रेमिंग ऑफ इशू के बाद क्या हुआ? आपने समन किया विटनेसेस को। ठीक है, और ये विटनेसेस कैसे समन किया? पार्टीज ने उनको लिस्ट किया कोर्ट के सामने, और ये विटनेसेस को एक ही बार में लिस्ट कर देना होता है। बाद में अगर पार्टी चाहता है कोई और विटनेस को बुला ले तो वो नहीं ला पाएगा। ठीक है, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, राइट? तो नेक्स्ट स्टेज इज समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ द विटनेस। अब इसके बाद क्या होगा? आपने विटनेसेस को बुला लिया, ठीक है, समन कर दिया। अब विटनेसेस जिससे यस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, Examination of document. यस, अब जो है प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? आपका फाइनल एग्जामिनेशन अब यहाँ पे शुरू होगा। जो भी आपने एविडेंसेस दिया है उसको एग्जामिन किया जाएगा, जो भी आपके विटनेसेस हैं उसको एग्जामिन किया जाएगा, ताकि कोर्ट एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आ जाए। क्योंकि देखो इशू तो फ्रेम हो गया, अब इशू फ्रेम होने के बाद क्या है? आपको दोनों पार्टीज के साइड से एविडेंसेस लेने हैं और जो भी विटनेसेस को वो बुला रहे हैं उन विटनेसेस को एग्जामिन करना है। उसके अलावा भी कोर्ट को कुछ करना होता है क्या? कोर्ट यही करके फाइनल डिसीजन पे आती है, राइट? तो अब कोर्ट ने इशू फ्रेम ऑलरेडी कर दिया है। अब दोनों पार्टी जो एविडेंसेस दे सकते हैं वो कोर्ट के सामने एविडेंसेस देंगे,
जो विटनेसेस को वो बुलाए हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा, ऑपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिन करेगा, और फिर फाइनली उसके बाद क्या होगा? सो अगर डिस्प्यूट नहीं है तो जजमेंट दे देगा। Trial. डिस्प्यूट नहीं है तो जजमेंट दे दिया जाएगा, और डिस्प्यूट है तो आर्ग्यूमेंट होगा सर। आखिर डिस्प्यूट है तभी तो वहां पे जजमेंट दिया जाएगा ना। डिस्प्यूट नहीं है तो जजमेंट। अच्छा, डिस्पोजल एट द फर्स्ट हियरिंग वो दूसरा चीज हो गया। वो हो गया कि इशू फ्रेम करने वक्त ही कोर्ट को अगर लगता है कि अब इन लोगों के बीच में कोई इशू है ही नहीं, तो वो डिस्पोजल होता है, जो आप ऑर्डर 15 को रेफर कर रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ सिविल सूट, कि एक बार इशू फ्रेम हुआ, इशू फ्रेम होने के बाद विटनेसेस को समन किया गया। अब क्या होगा? अब उनका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और सूट का जो है प्रॉपर हियरिंग होगा, जिसमें दोनों पार्टी जो है अपने अपने तरफ से कोर्ट के सामने एविडेंसेस को प्रेजेंट करेगी। अब ये एविडेंसेस प्रेजेंट करने के बाद हियरिंग लगभग खत्म हो जाता है। दैट्स द एंड ऑफ द सूट ऑलमोस्ट। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कोर्ट प्रैक्टिस में क्या करती है? दोनों पार्टीज को एक समराइज्ड आर्ग्यूमेंट्स अपने तरफ से प्रेजेंट करने के लिए बोलती है, ठीक है, समराइज्ड आर्ग्यूमेंट। अब ये समराइज्ड आर्ग्यूमेंट क्या? दोनों पार्टीज बताते हैं कि क्यों उनको वो केस जीतना चाहिए। कोर्ट के सामने वो आर्ग्यू करते हैं कि उन्होंने क्या एविडेंसेस दिया है और क्या ऑपोजिशन पार्टीज के एविडेंसेस रहे हैं, और किस आधार पे केस उनके तरफ, डिसीजन जजमेंट उनके तरफ आना चाहिए। तो इसको लेकर समराइज्ड आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, ठीक है। इट्स अ समराइज्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, जिसमें दोनों पार्टीज अपने अपने तरफ से उनका क्या केस है उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करती है, और फाइनली उसके बाद कोर्ट क्या करती है? वहां पर जजमेंट देती है, दोनों पार्टीज को देखते हुए, सुनते हुए, ठीक है। जजमेंट कोर्ट को देना होता है, ओपन कोर्ट में भी दे सकती है, या फिर वैसे मैंडेटरी तो यही होता है कि ओपन कोर्ट में ही सारा जजमेंट दिया जाए। बहुत ही रेयरेस्ट केस में होता है जजमेंट ओपन कोर्ट में नहीं जाता है, बट 99% केसेस में जजमेंट ओपन कोर्ट में ही दिया जाता है। और जजमेंट के बाद फिर क्या होगा? व्हाट फॉलोज जजमेंट? जजमेंट को क्या फॉलो करता है? डिक्री प्रिपेयर किया जाएगा सर। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ डिक्री, ठीक है, कि एक बार जजमेंट दे दिया गया तो उसके बाद डिक्री उसको फॉलो करता है। अच्छा, ये बताओ कोई जजमेंट और डिक्री में क्या डिफरेंस है? इसको हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग को पता होगा जजमेंट और डिक्री में क्या बेसिक डिफरेंस है, बताइए। जजमेंट जो कोर्ट में प्रोनाउंस कर दिया जाता है, और डिक्री उसी के बेसिस पे एकदम मतलब कि फॉर्मल वे में जो तैयार किया जाता है। अच्छा, जैसे एग्जांपल देके बताइए। एग्जाम्पल देके जैसे कि सर कोई एक डिस्प्यूट है, लैंड का डिस्प्यूट है, पार्टीशन का, अगर 3 आदमी है ए बी सी, तो उसमें जजमेंट में आएगा कि ए बी सी तीनों का 1/3 1/3 1/3 पोर्शन होगा। ओके, और डिक्री में होगा जो किसका कौन किस साइड से होगा एकदम फाइनली, किसको Exact. कितना शेयर मिलेगा, हु विल गेट यस सर, पर्टिकुलर शेयर। ओके, वेरी गुड। यस। ओके, तो जजमेंट क्या होता है? जजमेंट बेसिकली कोर्ट का क्या होता है? कोर्ट जो है जजमेंट डिक्री के आधार पे देती है, ठीक है, कि डिक्री में क्या, डिक्री में मान लिया कि जैसे इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टीज के शेयर डिसाइड हो गए थे। अब कोर्ट ने जजमेंट में बता दिया कि क्या कितना शेयर किसी को मिलेगा, ठीक है, दिस इज अ जजमेंट। डिक्री क्या है? कौन सा शेयर, कौन सा पार्ट उस प्रॉपर्टी का किसको मिलेगा, दिस इज डिक्री, ठीक है। तो जजमेंट के बाद क्या हुआ? फिर आपका डिक्री आया, और डिक्री जब आ गया तो उसके बाद लास्ट स्टेज क्या होता है? व्हाट इज द फाइनल स्टेज? उस डिक्री का एग्जीक्यूशन, ठीक है। जो डिक्री आया है उसको, उसका इंप्लीमेंटेशन भी तो करना है, और डिक्री जो आया वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा, ये स्टेजेस होते हैं सिविल सूट के, जो कि प्रॉपरली मतलब आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट से लेके एग्जीक्यूशन तक का सफर कैसे तय होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर हम लोग चल के सेक्शंस में देखेंगे किस तरीके से वहां पे ये सारे स्टेजेस को रिफ्लेक्ट किया गया है एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, राइट। तो सबसे पहले, जस्ट वेट, यस, सबसे पहला स्टेज क्या था? चलो बोलते चलो सभी लोग कि सिविल सूट में सबसे पहला स्टेज क्या है? Presentation of Presentation of plaint. प्लेंट। नेक्स्ट क्या होगा? समन किसको होगा? डिफेंडेंट। प्लेंट से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं आपके सीपीसी में? ऑर्डर 7 है।
Section Okay. 26. Summon to defendant. Order Order 5 5 है and 27 to 27 29 है. Okay. Next stage क्या है? appearance of Appearance of Appearance parties. of party. Appearance of parties. दोनों पार्टी अपीयर नहीं होंगे तो क्या होगा? Dismiss हो जाएगा. Dismissal of suit. Okay. Order 9. Next stage. WS Written stated. WS. Order 8. उसके बाद next stage. Completion of parties. Thereafter parties को एग्जामिन किया जाएगा. एग्जामिनेशन में क्या होता है? एग्जामिनेशन में क्या होता है? So plaintiff को written statement. हाँ, वहां पे पूछा जाएगा क्या आप जो है इस पर्टिकुलर क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं, जो ऑपोजिट पार्टी आप पे कर रहा है, आपसे कर रहा है. एग्जामिनेशन किस सेक्शन में होता है, किस ऑर्डर में होता है? Order 10. ऑर्डर 10. ओके. नेक्स्ट स्टेज. production of Production of document by parties. ओके. डॉक्यूमेंट. चलो ठीक है. नेक्स्ट. Framing of issues. by court. फ्रेमिंग ऑफ इशू. ये कौन करता है? पार्टीज. Court. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज. ठीक है. और फ्रेमिंग ऑफ इशू मतलब जिस भी पॉइंट पे एक पार्टी असर्ट कर रहा है, दूसरा डिनाई कर रहा है, उसको ही इशू में कोर्ट फ्रेम करती है. नेक्स्ट. Summoning and witness. यस. समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस. कौन कौन सा प्रोविजन इन्वॉल्व है? Order 16 and Section 31. यस. नेक्स्ट. हियरिंग और एग्जामिनेशन होगा. ठीक है. जो भी विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, री एग्जामिन किया जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे हियरिंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद दोनों पार्टी को क्या एक तरीके से आप कह सकते हैं रिप्लाई स्पीच देने का मौका मिलता है ना? जैसे पार्लियामेंट्री डिबेट्स में आप लोग रिप्लाई स्पीच देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों पार्टीज को एक समराइज्ड आर्ग्यूमेंट अपना देने का मौका मिलता है कोर्ट के सामने कि क्यों केस उसके फेवर में आना चाहिए, और दूसरे पार्टी को बोलना होता है क्यों उसके फेवर में आना चाहिए. और इसके बाद फिर क्या होगा? डिक्री. Judgment. जजमेंट. एंड व्हाट विल फॉलो जजमेंट? Decree. डिक्री. कितने दिन के बाद? जजमेंट के मैक्सिमम कितने दिन के बाद डिक्री ड्रॉ हो जाना चाहिए, किसी को पता है? 15 days. यस. 15 days. 15 days. और उसके बाद फाइनली आपका एग्जीक्यूशन, कि वो डिक्री को एग्जीक्यूट करना. तो ये आपका स्टेजेस है सिविल सूट का. ठीक है. आई होप ये स्टेजेस सभी को क्लियर हो गया होगा. अब देखो, अब आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने जा रहे हैं. आई डोंट नो कि आप लोगों ने उस तरीके से सेक्शन 9 को से 25 को कभी देखा था कि नहीं देखा था, उस अप्रोच से. अब हम लोग आगे क्या देखने जा रहे हैं, सब देखो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, ताकि आप लोग को सेक्शंस और ऑर्डर सारे याद हो जाए. कैसे कनेक्टेड है? पार्ट 1 जो आपका है, जैसे सेक्शन 1 से 8 तक तो आपका प्रिलिमिनरी जो है वो है. जो पार्ट 1 आपका सीपीसी का है वो सेक्शन 9 से 35B तक जाता है. अब इसमें जो सेक्शन 9 से 25 जो है, इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना हुआ है जिससे आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा एक एक सेक्शन. ये कैसे याद हो जाएगा? जैसे अब हम लोग स्टेजेस ऑफ सिविल सूट पढ़ रहे थे. स्टेजेस ऑफ सिविल सूट कहां से स्टार्ट होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट. प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट किस सेक्शन में दिया है? 26. सेक्शन 26. अब ये जो सेक्शन 26 से पहले का जो सफर है, ठीक है, मतलब सेक्शन 26 में जो आपने प्लेंट प्रेजेंट किया है वो मेंटेनेबल होगा कि नहीं, उसके लिए आपको सेक्शन 9 से 25 तक का जर्नी करना पड़ता है. ठीक है, अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा. जैसे अभी हम लोग स्टेजेस देखे सिविल सूट का, कहां से शुरू हुआ? प्लेंट के प्रेजेंटेशन से. अब वो प्लेंट मेंटेनेबल होगा कि नहीं होगा, उसका चेक सेक्शन 9 से 25 तक दिया गया है. अब वो कैसे दिया गया है वो भी प्रॉपरली अरेंज्ड है. ठीक है, अब इसको देखते हैं, समझना इसको गौर से. एक बार में अगर समझ में आ जाएगा, पूरा सेक्शन 9 से 35 भी एकदम याद हो जाएगा, जुबा पे आ जाएगा. अब देखो, मैंने क्या बताया, आपका प्लेंट प्रेजेंट हुआ कहां? सेक्शन 26 के अंदर.
अब सेक्शन 26 के अंदर जो प्लेंट प्रेजेंट हुआ है, क्या वो मेंटेनेबल होगा कि नहीं, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है कि प्लेंट सिविल प्रोसीडिंग में प्लेंट कब कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। कोई क्रिमिनल मैटर पे एक्सेप्ट करेगी? प्लेंट किस चीज पे होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट मैटर पे? सिविल नेचर। सूट जो होना चाहिए आपका, सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है आपका, प्लेंट तभी एक्सेप्ट होगा जब वो सूट सिविल नेचर का होगा, राइट। ये आपका कहां बताया गया है, सेक्शन 9 के अंदर। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका सूट क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट अनलेस बार्ड। और कैसे सूट को कोर्ट ट्राई करेगी, सूट विच इज ऑफ सिविल नेचर, ठीक है। जो सिविल नेचर का जो सूट होगा उसी को कोर्ट जो है केवल एक्सेप्ट करेगी। अगर अब मान के चलो सूट आपका सिविल नेचर का है, तो इसके बाद भी अभी बहुत सारे आपको ग्रीन सिग्नल्स चाहिए ताकि आपका प्लेंट एक्सेप्ट हो जाए। अब मान लो सूट आपका सिविल नेचर का है, बट सूट पहले से ही पेंडिंग है किसी कोर्ट में, तो क्या उसको कंटिन्यू किया जाएगा? पहले से ही पेंडिंग है तो नहीं है ना। सेक्शन 11 आ जाएगा। कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा अगर पहले से ही पेंडिंग है तो? सेक्शन 11 10 ना। देखो बहुत ही अरेंजमेंट में है कि आपको सेक्शन 26 के अंदर प्लेंट अपना एक्सेप्ट कराने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, आपका सूट सिविल नेचर का होना चाहिए, तभी तो आप कोर्ट में जाइएगा, नहीं तो किस मुंह से कोर्ट में जाइएगा, ठीक है। तो सिविल नेचर का सूट है, आप कोर्ट में आ गए, ठीक है। अब कोर्ट आपसे पूछता है कि भाई ये सूट क्या पहले से पेंडिंग है? चलो सेक्शन 10 का रिक्वायरमेंट देखते हैं पूरा हो रहा है कि नहीं। अब सेक्शन 10 में स्टे ऑफ सूट, जो कि आपका कौन से डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है, सब जुडिस, है ना, कि पहले से अगर वो पेंडिंग नहीं है, अगर वो सूट पहले से पेंडिंग नहीं है तो कोर्ट बोलेगी ठीक है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन फिर एक चेक लगाता है, सूट आपका सिविल नेचर का है, सूट आपका पहले से कहीं पेंडिंग नहीं है। अब नेक्स्ट चेक है कि क्या आपका सूट पहले से डिसाइडेड हो गया है। सेक्शन 11 क्या है, रेस जुडिकाटा, कि क्या आपका जो सूट है ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर सूट आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है तो फिर आप वापस चल जाइए, ठीक है। आपका आप सेक्शन 26 के अंदर आपका प्लेंट एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्लेंट एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले सेक्शन 9 से हम लोग चल रहे हैं। सेक्शन 9 एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है। सेक्शन 9 में हम लोगों ने देख लिया हमारा सूट सिविल नेचर का था, फिर हम लोगों ने देख लिया कि हमारा सूट पहले से कहीं पेंडिंग में नहीं है, सेक्शन 10 से भी हम लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल गया। फिर हम सेक्शन 11 में आए कि क्या हमारा सूट पहले से पेंडिंग है क्या, वहां से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया कि नहीं आपका पेंडिंग नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बताता है, बार ऑफ सूट, बार टू फर्दर सूट। बार टू फर्दर सूट का मतलब क्या हुआ, ये सेक्शन 12 आपको बताता है कि किसी सीपीसी में किसी भी सेक्शन या किसी रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका सूट बार्ड है तो आपका प्लेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आपने कोई पहले के सूट में कोई क्लेम था आपने नहीं किया, तो आपका ऑर्डर 2 में ये रूल बताया गया है कि आपको जो है सारा क्लेम एक ही सूट में लाना है। अब बाद में फिर दूसरा प्लेंट उसके लिए नहीं फाइल कर सकते। फिर मान लिया आपका सूट अबेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि किसी पार्टी का डेथ हो गया है, ठीक है, या किसी कारण से वो अबेट हो गया है, तो वहां पर भी आप सूट नहीं फाइल कर सकते। तो सेक्शन 11 में है कि सूट अगर आपका पहले से डिसाइडेड है तो आप सूट नहीं फाइल कर सकते। सेक्शन 12 बोलता है किसी और रूल्स जो कि आपके सीपीसी में दिए गए हैं उससे अगर बार है तो भी आप अपना प्लेंट जो है प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जगह से अगर ग्रीन सिग्नल आपको मिल जा रहा है तब आप आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन आगे क्या, आगे फिर एक स्टॉप लगता है। आगे क्या स्टॉप लगता है, ठीक है, आपका सूट कहीं पेंडिंग नहीं है, आपका सूट पहले से डिसाइडेड नहीं है, सीपीसी का कोई भी रूल्स आपको ये सूट इंस्टीट्यूट करने से रोक नहीं रहा है। एक और यहाँ पे स्टॉप क्या है कि अब आपको देखना है क्या कोई फॉरेन जजमेंट आपके ऊपर बाइंडिंग है क्या। तो इसके लिए आपका नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 13 एंड 14। सेक्शन 13 एंड 14 क्या, फॉरेन जजमेंट के बारे में बताता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कब फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होता है कब नहीं होता है। तो आपको सेक्शन और 13 और 14 भी देखना होगा। अभी ये सब सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब सेपरेट टॉपिक है अपने आप में, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बस सेक्शन याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं इसको, ठीक है।
तो अब यहाँ पे सेक्शन 13-14 में देखना होगा क्या आपके ऊपर कोई फॉरेन जजमेंट बाइंडिंग है या नहीं। अगर फॉरेन जजमेंट आपके ऊपर बाइंडिंग है और फिर उसी मैटर से रिलेटेड आप सिविल सूट लेके आ रहे हैं तो सेक्शन 26 में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अब आपको यहां से भी अगर ग्रीन सिग्नल मिल गया तब आप फाइनली अब कह सकते हैं अब आप सूट जो है इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले क्या क्या देखना है कि आपका सूट सिविल नेचर का है कि नहीं। सेक्शन 9 सिविल नेचर का है तो अब देखना है पेंडिंग है कि नहीं 10, फिर देखना है पहले से डिसाइडेड है कि नहीं 11, फिर देखना है सीपीसी में कोई और रूल्स तो इस सूट को इंस्टीट्यूट करने से बार नहीं कर रहा है 12, फिर देखना है कि क्या कोई फॉरेन जजमेंट मेरे ऊपर बाइंडिंग है या नहीं 13 एंड 14। अब यहां तक पता चल गया कि आपके ऊपर कोई भी उस सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप सूट को आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन अब सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं तो कहीं भी तो नहीं कीजिएगा ना। अब आपको देखना होगा कहां इंस्टीट्यूट करेंगे, वेयर विल यू इंस्टीट्यूट योर सूट। तो अब इसके लिए आपको प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में जाना होगा। तो सबसे पहला जुरिस्डिक्शन क्या चेक किया जाता है, उस कोर्ट के पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, यही ना। तो इसके लिए कौन सा है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 क्या बताता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन विच कोर्ट, बताओ। कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड competent to try it. Magistrate of first class. लोवेस्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ना। लोवेस्ट ग्रेड, जो लोवेस्ट ग्रेड का जो कोर्ट है, मतलब लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट कहने का मतलब क्या है कि मान लिया कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है, उसको 5,000 तक का मैटर देखने का अगर पावर है, मान के चलो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास 5 लाख तक का मैटर देखने का पावर है। अगर आपका डिस्प्यूट 3,000 रुपए का है, आप कहां जाइएगा, वेयर विल यू गो, क्या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए? हाँ? म्युनिसिपल कॉजेस कोर्ट जाएंगे। जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट है वहां आप जाइएगा, है ना। जो भी लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट है वहां पर जाकर आप अपना सूट इंस्टीट्यूट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सेक्शन 9 से 14 तक क्या देखे कि हमारा सूट जो है इंस्टीट्यूट हो सकता है कि नहीं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को देखना है हमारा सूट कहां इंस्टीट्यूट होगा, वेयर। तो उसके लिए सबसे पहले देखना है लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट कौन सा है, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट टू ट्राई है। लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट कौन सा होता है, जो सूट का वैल्यूएशन होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अब आपको पता चल गया कि कौन सा कोर्ट लोवेस्ट ग्रेड का है आपके सूट को ट्राई करने के लिए। अब इसके बाद कौन सा जुरिस्डिक्शन आप चेक करेंगे, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि अब किस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में आप अपने मैटर को लेकर जाएंगे। ठीक है, पटना में अगर कोई प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड मैटर है तो आप दिल्ली मुंबई में तो नहीं जाइएगा ना। तो यहां पे पता चल गया कि लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट कहां हम जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि कौन से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में हम जाएंगे। तो इसके लिए आपका बताता है सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 20 तक। ठीक है, सेक्शन 16 बताता है कि अगर आपका सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 16 से 18 तक जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कि अगर आपका सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो जहां पर भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है आप वहीं सूट फाइल करेंगे। पटना में है तो पटना सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे। 17 बताता है कि अगर आपका सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी का है जो सिचुएटेड है डिफरेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में, ठीक है, मान लिया कि कोई प्रॉपर्टी आपका इतना है, उसका आधा पार्ट जो है पटना सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, आधा पार्ट दानापुर सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, तो आप कहां फाइल करेंगे। तो उसके लिए आपका सेक्शन 17 बताता है कि आप दोनों में से कहीं पर भी आप वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 18 फिर बताता है क्या, कि अगर अनसर्टेन है, आपको पता ही नहीं है कि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है वो किस जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है, वो कोर्ट ए के जुरिस्डिक्शन में है या कोर्ट बी के, तो उसके लिए सेक्शन 18 बताता है कि आप कहां फाइल करेंगे। इसको देखेंगे हम लोग आगे। फिर सेक्शन 19 बताता है टॉर्शियस सूट्स के बारे में, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल। अगर आपके मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, कौन कौन से रॉन्ग कमिट हो सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ,
कन्वर्जन, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, Trespass. ट्रेसपास हो सकता है, डिटेन्यू हो सकता है, Detain. ठीक है, रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन क्या हो सकता है, ट्रेसपास टू बॉडी हो सकता है, असॉल्ट हो सकता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है, रिस्ट्रेन हो सकता है, बैटरी हो सकता है। तो इन सब के लिए आप सूट कहां फाइल करेंगे, उसके लिए आपका सेक्शन 19 बताता है, और इसके अलावा जो भी सूट है उसके लिए आपको सेक्शन 20 बताता है। ठीक है, अभी हम लोग ये सब सेक्शंस को देख नहीं रहे हैं, हम लोग बस उसको याद कर रहे हैं, ठीक है, कि इसमें है क्या। तो देखो यहां तक अभी हम लोग क्या देखे, अभी हम लोग सेक्शन 26 तक पहुंचे नहीं है। सेक्शन 26 में सूट इंस्टीट्यूट करने के पहले अभी मेंटेनेबिलिटी चेक हो रहा है कि वो सूट मेंटेनेबल आपका होगा या नहीं। ठीक है, तो आप उसके लिए पहले देख लिए वो सूट सिविल नेचर का है कि नहीं, वो पहले से पेंडिंग है कि नहीं, वो पहले से डिसाइडेड है कि नहीं, उसके ऊपर कोई बार है कि नहीं, उस पर कोई फॉरेन जजमेंट है कि नहीं। उसके बाद आप फिर चेक करने गए कि ठीक है अब हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, तो किस कोर्ट में जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट है, वहां आप जाइएगा। अब ये भी देखना है कि वो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट तो नहीं है, कोर्ट है या नहीं। ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको सेक्शन 16 से 18 देखना होगा, ठीक है, जहां पे सिचुएटेड है प्रॉपर्टी। अगर दो से ज्यादा लोकेलिटी में सिचुएटेड है तो दोनों में से कोई भी कोर्ट में जा सकते हैं। अगर अनसर्टेन है तो उसके लिए सेक्शन 18 बताता है, ठीक है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर नहीं है, सूट फॉर रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन या मूवेबल है, तो उसके लिए सेक्शन 19 बताता है आप किस जुरिस्डिक्शन में जाएंगे। उसके अलावा कोई सूट है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर है, उसके लिए सेक्शन 20 आपका है कि आप कौन से जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो अब मान लो कि ये सब हो गया, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया कि आपके सूट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कौन सा कोर्ट में जाएंगे ये भी आप लोगों ने चूज कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने जो जुरिस्डिक्शन चूज किया है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी रेज हो सकता है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी रेज किया जा सकता है। अब वो ऑब्जेक्शन कौन रेज कर सकेगा, जो भी ऑपोजिट पार्टी होगा वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा। तो सेक्शन 21 बताता है ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन, कि आपके सूट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, आप उसको इंस्टीट्यूट कर सकते थे, फिर आपने प्रॉपर कोर्ट भी चूज कर लिया जहां पे आपको वो इंस्टीट्यूट करना है, बट फिर भी उस जुरिस्डिक्शन पे हो सकता है ऑब्जेक्शन रेज करने का कोई ग्राउंड हो, तो वो ऑब्जेक्शन 21 में रेज किया जा सकता है। अगर वो ऑब्जेक्शन सस्टेन हो गया तो फिर आपका मेंटेनेबल नहीं होगा सूट। ठीक है, अब मान के चलो ऑब्जेक्शन वगैरह ऑब्जेक्शन सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आप डायरेक्टली सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी एक और पावर है कि उस सूट को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, जो सूट आप इंस्टीट्यूट कर रहे हैं उसको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब उसके लिए ट्रांसफर वाला कौन सा सेक्शन है, आपका सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 24 तक जो है ट्रांसफर ऑफ सूट से डील करता है। अब ये कैसे डील करता है कि मान लिया सूट इंस्टीट्यूट हो गया, प्रॉपर कोर्ट में आपने कोई जुरिस्डिक्शन तय किया था, वहां आपने इंस्टीट्यूट कर लिया, लेकिन वो सूट का नेचर ऐसा है कि एक से ज्यादा कोर्ट में वो इंस्टीट्यूट हो सकता था। जैसे मैंने कौन सा सेक्शन बताया था आपको जहां पे वो सूट एक से ज्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो सकता था, बताया 18 था या 17 था? 17 मैंने बताया था, 17 बताया था ना, जब आपका इमोल प्रॉपर्टी दो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है। तो मान के चलो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो सूट ट्रांसफर भी हो सकता है, कोर्ट ए से कोर्ट बी को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अब वो ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, वो ट्रांसफर 3 लोग कर सकते हैं। कौन कौन? एक तो हो सकता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट बाय कोर्ट, ठीक है, जो भी सिविल कोर्ट है उसी के सामने अगर एप्लीकेशन दिया है किसी डिफेंडेंट ने तो वो ट्रांसफर करवा सकता है। दूसरा कौन ट्रांसफर कर सकता है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी बाय हाई कोर्ट, और तीसरा कौन ट्रांसफर कर सकता है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी बाय सुप्रीम कोर्ट। ये 3 तरीके से कोई भी सूट जो है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 22 और 23 है, ये डील करता है कि कोई पार्टी के एप्लीकेशन पे, कोई पार्टी के नहीं, केवल डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे, क्योंकि प्लेंटिफ ने तो वो कोर्ट चूज करके खुद अपने चॉइस से वो किसी कोर्ट में गया है ना। डिफेंडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं इस कोर्ट में इस मैटर को नहीं इंस्टीट्यूट किया जाए, किसी और कोर्ट में इसका ट्रायल हो, तो वो ट्रांसफर करने के लिए 22, 23 के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर करवा सकता है। ठीक है,
तो 22, 23 क्या है? डिफेंडेंट का पावर किसी भी सूट को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करवाने का, तो वो सूट वहां पे ट्रांसफर होगा, वहां पे अब उसका ट्रायल होगा। 24 है हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है कोई भी पार्टी के रिक्वेस्ट पे, प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट, और 25 जो है सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि 22 से 24 के बीच में आपका सूट जो आपने इंस्टीट्यूट किया है 26 के अंदर, उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। उसको ट्रांसफर पार्टीज भी, केवल डिफेंडेंट भी करा सकता है, या फिर दोनों पार्टी में से कोई पार्टी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी करा सकता है। और इसके बाद फाइनली आपका कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 26, जहां पे कि आपका सूट अगर मेंटेनेबल है तो वो जो भी आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और फिर आगे का ट्रायल होगा। तो आई होप सेक्शन 9 से 25 तक जो हम लोग पढ़े ये सभी को अभी तक याद होगा। इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, तुम लोग बताना। चलो, कोई भी सिविल सूट इंस्टीट्यूट अगर हो रहा है 26 में, तो उसके मेंटेनेबिलिटी में सबसे पहला चेक क्या देखना होता है? बताओ। नेचर ऑफ यस, वेरी गुड, कि उसका नेचर क्या है, उसका नेचर सिविल है या नहीं। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन आप रेफर करेंगे? सेक्शन 9। फिर आप क्या चेक करेंगे? Is it pending or not? यस, कि इज इट ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर अदर कोर्ट और नॉट। इसके लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 10। 10। फिर आप क्या चेक करेंगे? decision आया है। Already adjudicated. Decided again. ठीक है, कि हैज इट बीन ऑलरेडी डिसाइडेड, क्या ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ठीक है, कौन सा सेक्शन? 11। उसके बाद क्या चेक करेंगे? Bar to further suit. मतलब बार टू फर्दर सूट का मतलब? No other Code of provisions shall procedure bind. के हाँ, कि क्या कि कोई और प्रोविजन जो है उसके थ्रू उस पे कोई बार तो नहीं है। ठीक है, बार्ड बाय एनी प्रोविजन जो भी सीपीसी का है, तो उससे तो कोई बार नहीं है। जैसे कि सूट अबेट हो जाता है, ठीक है, या फिर जिसमें रेस्टिट्यूशन हो सकता है वो भी बार्ड हो जाता है या डिसमिस हो जाता है। इसके लिए आपका सेक्शन 12। फिर उसके बाद लास्ट चेक और क्या कर रहा है मेंटेनेबिलिटी चेक करने के लिए? foreign judgment कि कोई उस पे binding नहीं है। हाँ, कोई फॉरेन जजमेंट बाइंडिंग नेचर का है या नहीं। ये सब अगर नहीं है तो फिर आप सूट अपना इंस्टीट्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड कौन कौन सा सेक्शन है? 13 and 14। 13 एंड 14। चलो ठीक है, अब इसके बाद आपको पता चल गया कि आपका सूट जो है इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो आप किस कोर्ट में जाइएगा? किस कोर्ट में? Lowest grade which is completed in trial. कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में जाइएगा। कौन सा केस में लोवेस्ट ग्रेड का बात किया गया है? 15 pecuniary jurisdiction। सेक्शन। अरे सेक्शंस भी याद करते चलो, सीपीसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, सेक्शन ऑर्डर्स नहीं है। इसका पर्पस यही है कि 9 से 35 बी तक सेक्शंस एकदम याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, सेक्शन का हेडिंग स्पेशली लोवेस्ट ग्रेड वाले कोर्ट में आप जाएंगे। ठीक है, आपने ये पता चल गया लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट क्या है। उसके बाद आप लोग को एक और कौन सा जुरिस्डिक्शन टेस्ट करना होता है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आपको देखना है कि आप किस टेरिटरी वाले कोर्ट में जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन या मूवेबल है, मतलब कोई टॉर्शियस रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन और मूवेबल, या फिर कोई अदर मैटर है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल और तो अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या क्या है बताइए? 16 सेक्शन 16 में जहां वो सिचुएटेड है, जहां वो सिचुएटेड है। 17 में जो सर डिफरेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है। हाँ, जो एक से ज्यादा मोर देन वन कोर्ट में सिचुएटेड है। और 18 अनसर्टेन है, अनसर्टेन है कि वो किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन और मूवेबल के लिए कौन सा सेक्शन है? 19। इसके लिए अदर के लिए 20।
ठीक है, अब इसके बाद जुरिस्डिक्शन भी आपने फिक्स कर लिया कि हाँ इस कोर्ट में आपको जाना है। उसके बाद और आप पे क्या लगाम लग सकती है? ऑब्जेक्शन टू जुरिडिक्शन। ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है। किस सेक्शन में ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है? 21। ठीक है, अब इसके बाद मान लो कि सूट आपने इंस्टीट्यूट कर लिया, अब उस सूट को ट्रांसफर भी किया जा सकता है किसी और कोर्ट में। अब ट्रांसफर से रिलेटेड जो आपका कौन कौन सा प्रोविजन है? 23 से लेके 24। ठीक है, 22, 23, 24, 25। चलो इसमें कौन किससे रिलेटेड है बताओ? 22, 23 किससे रिलेटेड है? कोर्ट से सर। कोठी से, तीनों कोठी से रिलेटेड है। डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे ट्रांसफर होगा। डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे ट्रांसफर होगा सूट। ठीक है, 24 में क्या है बताइए? ये हाई कोर्ट है सर। आइदर पार्टी बाय हाई कोर्ट। On application of either party. यहाँ से हाई कोर्ट। और 25 में क्या है बताइए? आइदर पार्टी ऑन सुप्रीम कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके बाद फाइनली आपका जो है सेक्शन 26 आता है, जहां पे ये सब देखते हुए आपका सूट जो है मेंटेनेबल होता है। ठीक है, अब सेक्शन 26 से आगे देखते हैं हम लोग। सेक्शन 26 तक हम लोग देख चुके थे, सॉरी। अब इसके बाद सेक्शन 26 में क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा? विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए सेक्शन 26 का कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर क्या है, तो आप कौन सा सेक्शन बताइए? कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर 4। ठीक है, जिसमें इसको कॉरस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे बताता है आप प्लेंट फाइल कीजिएगा, ऑर्डर 4 बताता है प्लेंट आप फाइल कीजिएगा डुप्लीकेट में, है ना। चलो ठीक है, सेक्शन 26 हम लोगों ने देखा। सेक्शन 26 में फिर सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। अब सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद हम लोग क्या देखे थे? क्या होता है? सम्मन होता है सर। सम्मन होता है, तो यहाँ पे भी सम्मन होगा। तो सेक्शन में भी समन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 27 से लेके 32 तक समन ही के बारे में बताया गया है। अब जो सेक्शन 27 में है ये समन टू डिफेंडेंट बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 28 बताता है कि अगर डिफेंडेंट जो है वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स, ठीक है, ये मिस हो गया यहाँ वर्ड, कि जहां पे डिफेंडेंट मान लिया कहीं किसी और स्टेट में रिसाइड कर रहा है। ठीक है, आपको भेजना है, आप पटना से आपको भेजना है समन, वो महाराष्ट्र में कहीं रिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर तो उसको आप समन कैसे भेजेंगे, ये आपको सेक्शन 28 में बताया है। ठीक है, कि अगर डिफेंडेंट इज रिसाइडिंग इन अनदर स्टेट। फिर अगर वो फॉरेन समन आपको भेजना है, ठीक है, कोई फॉरेन समन कैसे भेजा जाएगा, उसके लिए 29 है। फिर उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट या किसी और पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, सेक्शन 30 में क्या किया जाता है? इसमें भी समन भेजा जाता है। इसमें समन किस लिए भेजा जा सकता है? इसमें समन जो है कोर्ट किसी को भी समन भेज सकती है, कोई डॉक्यूमेंट को भी प्रेजेंट करने के लिए समन भेज सकती है, या फिर एनी पर्सन अदर देन द डिफेंडेंट आल्सो। नॉर्मली कोर्ट के पास समन भेजने का पावर किसको होता है? समन या तो डिफेंडेंट को भेजेगा, नहीं तो विटनेसेस को भेजेगा। इसके अलावा बाकी को समन भेजना है तो कैसे भेजेगा? उसके लिए आपका सेक्शन 30 है। ठीक है, कि मान लिया कोई पार्टी है, कोई पर्सन है जो कि ना ही डिफेंडेंट है ना ही वो विटनेस है, बट कोर्ट को लगता है कि नहीं उसका कोर्ट में होना नेसेसरी है, उसको कोर्ट के क्वेश्चंस का आंसर देना नेसेसरी है, तो उसको कोर्ट जो है उसको समन भेज सकता है सेक्शन 30, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक्स। फिर सेक्शन 31 हम लोग क्या देखे? सेक्शन 31 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सेक्शन 31 में जो है आपका क्या है? समन टू विटनेसेस है। ठीक है, कि विटनेसेस को समन भेजते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर कौन सा है इसका? 16। ऑर्डर 16। ठीक है, और अब जो समन भेजा गया अगर उसको ओबे नहीं किया जा रहा है, ठीक है, अगर डिसओबे किया जा रहा है समन को, तो उसके लिए पेनल्टी जो है आपको दिया गया है सेक्शन 32 के अंदर। 3-4 तरीके का पेनल्टी है कि किस तरीके से जो भी पर्सन डिसओबे कर रहा है समन को, उसको कैसे पिनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा सेक्शन 32। ठीक है, 27 से 32 आपका कंप्लीटली रिलेटेड किस चीज से? समन से रिलेटेड है। समन टू डिफेंडेंट, समन टू अदर पर्सन, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और समन टू विटनेस और पेनल्टी उसका। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है 33 आपको बेसिकली बताता है कॉस्ट और इंटरेस्ट के बारे में। सॉरी, 33 में तो जजमेंट एंड डिक्री है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट और कॉस्ट आता है। सेक्शन 33 आपका बताता है जजमेंट और डिक्री के बारे में। ठीक है, कि जजमेंट और डिक्री जो दिया जाएगा उसके बारे में। कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर 20 है,
उसके बाद है कि जो जजमेंट दिया जाता है, तो जजमेंट अगर फॉर पेमेंट ऑफ मनी है, ठीक है, इफ द जजमेंट इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, तो उस पे जो है इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है, कि कितने दिन के बाद पे करने पे कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसके बारे में आपका सेक्शन 34 है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। सेक्शन 35 कॉस्ट है, कॉस्ट किस चीज का, जो भी सूट चल रहा था तो उस समय कोर्ट का जो भी कॉस्ट लगा होगा या किसी पार्टी को कोई कॉस्ट पे करना है, ये पेनल्टी या कंपनसेशन नहीं, ये जो कॉस्ट होता है, जो खर्च होता है कोर्ट में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, तो वो कॉस्ट कितना किस पार्टी को पे करना है, उसके लिए सेक्शन 35 है। और 35A और 35B क्या है, एक तरीके का ये पेनल्टी है। 35A और 35B क्या है, जैसे 35A है, जैसे हम लोग मैलिशियस प्रोसिक्यूशन टॉर्ट्स में पढ़े थे, तो टॉर्ट्स में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट क्यों फाइल होता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट क्यों फाइल होता है टॉर्ट्स, हाँ, फॉल्स एफआईआर वगैरह से रोकने। अगर फॉल्स एफआईआर है, इंटेंशनल, अगर कोई विद कोई क्रिमिनल चार्ज के अगेंस्ट कोई फॉल्स एलिगेशन, फॉल्स कन्विक्शन हुआ रहता है, तभी तो आप वो करते हैं ना, फॉल्स प्रोसिक्यूशन अगर हुआ रहता है क्रिमिनल चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास रेमेडी है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। अब कोई सिविल प्रोसीडिंग फॉल्सली इंस्टीट्यूट किया गया है, तो उसके लिए रेमेडी क्या है, उसके लिए रेमेडी 35A है, ठीक है, कि कंपनसेटरी कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेसियस क्लेम और डिफेंस। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अब फॉल्स सिविल प्रोसीडिंग के लिए तो नहीं नाप ला सकते हैं ना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तो फॉल्स क्रिमिनल चार्ज के लिए ही आता है। फॉल्स अगर कोई सिविल सूट किसी के अगेंस्ट फाइल किया गया है, तो उसके लिए कहां कंपनसेशन, पनिशमेंट, उसके लिए सेक्शन 35A कंपनसेटरी कॉस्ट इंपोज करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेसियस क्लेम। वेक्सेसियस का मतलब क्या हुआ, अननेसेसरी, राइट। और 35B है कि मान लिया कोई पार्टी टैक्टिक्स अप्लाई कर रहा है कि वो डिले करा रहा है सूट को, एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट मांग रहा है, कोर्ट एडजर्नमेंट अपने तरफ से दे देती है, ठीक है, कोर्ट एडजर्नमेंट दे देती है या फिर टाइम दे देती है नेक्स्ट अपीयरेंस का, बस उसके साथ साथ कोर्ट जो है कॉस्ट भी इंपोज कर सकती है डिले कॉज करने के लिए, तो उसके लिए है आपका सेक्शन नंबर 35B। तो जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे, पार्ट 1 में आपका यही सेक्शन आता है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 35B तक, ठीक है। इन सब का आपको हेडिंग एटलीस्ट याद होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसको हम लोग रैंडमली अभी हम लोग देखेंगे कि आप लोग को याद हुआ है या नहीं हुआ है। इसको देखो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लोगे ना तो बहुत ही इजीली फिर आगे समझ में आएगा। सेक्शन से एक बार लोकेट होना हो जाएगा ना, वो डॉट्स बनने लग जाएंगे, तो आगे की चीजें बहुत ही इजी हो जाती है। ओके, चलो बताओ सेक्शन 21 क्या है, जल्दी से बताओ, व्हाट इज सेक्शन 21? ऑब्जेक्शन। सेक्शन 18 क्या है? जुरिसडिक्शन अनसर्टेन, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है, वो अनसर्टेन, ठीक है। सेक्शन 30 क्या है? ऑर्डर डिस्कवरी, other than defendant, summon to other than यस, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, मतलब वही बेसिकली हुआ कि अगर आप कोर्ट को लगता है कोई डॉक्यूमेंट डिस्कवर करना है तो उसके लिए समन भेज सकता है, या किसी और पर्सन को प्रोड्यूस करना है उसके लिए भेज सकता है। फॉरेन समन किस सेक्शन में डील किया गया है? 13 और 14। 29, 13 और 14 क्या है? फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट है। इंटरेस्ट जो इंपोज करते हैं जजमेंट के बाद, वो कहाँ है, किस सेक्शन में है? 34। कॉस्ट कहाँ है? 35। सेक्शन 35। एक से ज्यादा जुरिसडिक्शन में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो कौन सा सेक्शन है? 17। अगर आपके अगेंस्ट कोई टॉर्ट्स हुआ है, उसके लिए आप सूट फाइल कर रहे हैं, तो उसका जुरिसडिक्शन कहाँ डेल्ट है? 19, सेक्शन 19। सेक्शन 19, ठीक है। कोई भी रूल्स, अगर कोई और प्रोविजन के थ्रू अगर आपका सूट बार्ड है, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन बार करता है? 12। सेक्शन 12।
हाई कोर्ट का पावर ट्रांसफर करने का किस सेक्शन में है? 24 समन टू डिफेंडेंट 27 22 27 22 क्या है? power एप्लीकेशन ऑफ द transfer. डिपेंडेंट पे ट्रांसफर पावर ऑफ होता है। ट्रांसफर सूट। हाँ, किसी पर्टिकुलर डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे सूट ट्रांसफर होता है, और किस कोर्ट में वो अप्लाई करेगा ट्रांसफर के लिए, उसके लिए सेक्शन 23 है तुम्हारा। ऑब्जेक्शन किस सेक्शन में रेज होता है? 21 21 कोई फॉल्स क्लेम लाने के लिए कहाँ पे है कॉम्पनसेशन? 35A 35A 35B क्या है? कॉजिंग डिले के लिए कॉज डिले ऑफ कोई डिले अगर कॉज हो रहा है तो, है ना। चलो ठीक है, सेक्शंस आई होप 9 से 35 याद होगा। ये हम लोग जब भी सीपीसी हम हर क्लास में ये सारे सेक्शंस बराबर पूछते रहेंगे, ठीक है, ताकि याद हो जाए। अब हम लोग ऑर्डर 1 से 20 याद करते हैं कि ऑर्डर 1 से टाइम है ना? हाँ, काफी टाइम है हमारे पास। ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 को भी याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, आज की क्लास में हम लोग कोई टॉपिक नहीं कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग बस जो पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 9 से 35B और ऑर्डर 1 to 20, ये हम लोग को कम से कम इसके सारे कंटेंट्स ऊपर पता होना चाहिए कि इसमें है क्या। चलो अब ये बताओ, ऑर्डर 1 से 20 भी एक ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्डर हम लोग को अरेंजमेंट में याद हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ऑर्डर 1, कोई भी सिविल सूट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिविल सूट किसके बीच में होगा? पार्टीज के बीच में। सिविल सूट के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? कि देयर मस्ट बी पार्टीज। अब एक पार्टी हो, एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, पार्टीज होनी चाहिए ना। पार्टीज होंगे नहीं तो मटेरियल ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ी सूट होगा। तो ऑर्डर 1 सबसे पहला बात क्या बताता है कि सिविल सूट में पार्टीज होनी चाहिए। अब वो पार्टीज में एक से ज्यादा होगा, अगर प्लेंटिफ तो जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ होगा, एक से ज्यादा डिफेंडेंट होगा तो जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट होगा। तो उसके बारे में आपको ऑर्डर 1 में बताया गया है। अब पार्टीज है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको? कोई भी सूट है तो सूट को आप क्या करेंगे? पार्टीज क्या करेगी? फ्रेम करेगी। सूट को फ्रेम करेगी। फ्रेम करने का मतलब क्या है कि वो अपने क्लेम्स को पता करेगी, उसके क्या क्या क्लेम है, और उन सबको जो है फ्रेम करेगी एक साथ अपने लॉयर के, अपने एडवोकेट की हेल्प से। ठीक है, सूट को फ्रेम करेगी तभी तो वो प्लेंट प्रॉपरली या रिटन स्टेटमेंट दे पाएगी। तो ऑर्डर 2 आपको बताता है फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में, कि सूट को आप कैसे फ्रेम करेंगे। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि आपको जितने भी आपके क्लेम है सब एक ही जो सूट है उसी में आपको लेते आना है। बिना परमिशन का अगर आप कोई भी क्लेम ओमिट करते हैं तो बाद में उससे रिलेटेड आप फिर नेक्स्ट सूट आप नहीं फाइल कर सकते। अब ये फ्रेमिंग हो गया। अब कोर्ट में जो अपीयरेंस होगा पार्टीज का, वो कौन करेगा? पार्टीज खुद से कर सकता है, पार्टीज का एजेंट कर सकता है, और पार्टीज का प्लीडर भी कर सकता है। तो इसके लिए आपका ऑर्डर 3 है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर। कोर्ट में आपके बिहाफ पे आपके प्लीडर होंगे ना, जो वहां पे कोर्ट में आपके बिहाफ पे अपीयर करेंगे, या फिर आपका एजेंट भी अपीयर कर सकता है, या फिर आप खुद पर्सनली भी अपीयर हो सकते हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर के बारे में आपका ऑर्डर नंबर 3 है। ठीक है, अब यहां पे फिर ऑर्डर 4 क्या है बताओ? हम लोग ये तो ऑलरेडी पढ़े हुए। ऑर्डर 4 क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किससे होता है? प्लेंट से होता है। इसे बताया गया है प्लेंट डुप्लीकेट में होना चाहिए। अब ऑर्डर 4 के अंदर ही बताया गया है कि जो प्लेंट होगा उसको 2 और ऑर्डर को कंप्लाई करना होगा। वो 2 ऑर्डर कौन कौन से हैं? एक तो ऑर्डर 7 को तो उसको कंप्लाई करना ही होगा, इसके अलावा और कौन सा ऑर्डर कंप्लाई करना होगा? 6। ऑर्डर 6 जो कि प्लीडिंग से डील करता है। ठीक है, प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग का मतलब क्या होता है? प्लीडिंग बेसिकली प्लेंट क्या है? प्लेंटिफ का प्लीडिंग है, और रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट का प्लीडिंग है। तो ऑर्डर 4 आपका है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड। सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद आपको क्या करना है? सम्मन भेजना है। फिर से आपको सम्मन भेजना है, सम्मन टू डिफेंडेंट। राइट, आप डिफेंडेंट को सम्मन भेजेंगे।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज, अगर स्टेज के अकॉर्डिंग देखें तो समवन के बाद क्या होता है स्टेजेस में बताना। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, अपीयरेंस होता है, यानी ऑर्डर 9 आएगा। बट यहाँ पे ऑर्डर 5 के बाद हम लोग बीच में जो ऑर्डर्स है उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग ऑर्डर 9 पे जाते हैं। अब ऑर्डर 6 क्या है? ऑर्डर 6 बताता है प्लेडिंग के बारे में। प्लेडिंग क्या होता है? प्लेडिंग का मतलब होता है प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट जो है ऑर्डर 7 में दिया गया है, रिटन स्टेटमेंट आपका ऑर्डर 8 में दिया गया है। प्लेडिंग जो है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को ही कहते हैं। प्लेडिंग का मतलब क्या हुआ? ये जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में जो भी बातें आप कहते हैं वो क्या है? वो एक तरीके से आप प्लीड कर रहे हैं कोर्ट के सामने। आप प्लेंट में क्या कर रहे हैं? आप प्लीड कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि बी ने आपके साथ ऐसा ऐसा किया है, आपको ये रेमेडी चाहिए। रिटन स्टेटमेंट में प्लीड करता है डिफेंडेंट कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे परेशान करने के लिए मुझे ही जो है ये पर्टिकुलर रेमेडी चाहिए। तो ये प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में क्या कुछ आप डालेंगे उसको लेकर एक जनरल रूल बनाया गया है। और वो जनरल रूल क्या है कि प्लीडिंग्स के क्या रूल होंगे, जो कि आपके ऑर्डर 6 में बताया गया है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि प्लीड फैक्ट नॉट लॉ। आप केवल प्लीड कीजिए, जो फैक्ट है उसको प्लीड कीजिए। लॉ कोर्ट अप्लाई करेगा, लॉ आपको प्लीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगर आपको कुछ डिनाई करना है प्लीडिंग में तो डिनाई कीजिए स्पेसिफिकली, इवेजिवली नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से डिनाई नहीं कीजिए। अगर आप डिनाई कर रहे हैं कोई क्लेम तो पर्टिकुलरली उसको डिनाई कीजिए। तो ये सब आपको कहां बताया गया है? प्लीडिंग में बताया गया है। फिर प्लीडिंग में बताया गया है कि अपने प्लीडिंग के नीचे वेरिफिकेशन कीजिए। फिर आप अपने प्लीडिंग को आप अमेंड भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में ऑर्डर 6 बताता है। तो ऑर्डर 6 इज प्लीडिंग। ठीक है, और वो प्लीडिंग अगर प्लेंटिफ का प्लीडिंग है तो क्या हो गया? प्लेंट, जो कि ऑर्डर 7 में बताया गया है। और अगर डिफेंडेंट का प्लीडिंग है तो वो क्या हो गया? रिटन स्टेटमेंट, जो कि आपके ऑर्डर 8 में बताया गया है। अब वापस हम लोग पीछे से देखते हैं कि ऑर्डर 5 में समन भेज दिया गया। अब समन भेजने के बाद क्या होगा? ऑर्डर अपीयरेंस ऑफ पार्टी 9, जहां पे अपीयरेंस होगा पार्टी का, अपीयरेंस या नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। अपीयरेंस के बाद क्या होना था बताओ? अब अपीयरेंस के बाद क्या होना है? Examination of parties. एग्जामिनेशन होगा पार्टीज का। एग्जामिनेशन के बाद हम लोग क्या देखेंगे? ऑर्डर 11 बताता है, अब ये देखो एग्जामिनेशन के ही स्टेज का ये एक पार्ट है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन क्या होता है? ये पार्टीज करती है। ऑर्डर 11 का जो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन है ये पार्टीज करती है। कैसे करती है? डिस्कवरी जो पार्टी करता है ये कैसे करता है? बाय इंट्रोगेटरीज। इंट्रोगेटरीज का मतलब क्या हुआ? इंट्रोगेटरीज क्या होता है? कोई बता सकता है आप लोगों में से? सर एक सेट ऑफ क्वेश्चन बना करके भेजा जाता है। यस, वेरी गुड। इंट्रोगेटरीज क्या है? मतलब एक तरह का क्वेश्चन आया, आप प्रिपेयर किए, एक सेट ऑफ क्वेश्चन बना के एक पार्टी दूसरे पार्टी को देता है। ये क्यों देता है ये समझो। प्लेंट फाइल किया प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, कोर्ट के सामने अपीयर हुआ, फिर एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन में दोनों पार्टी ने एक दूसरे क्लेम को डिनाई किया। ठीक है, अब वहां पे पर्टिकुलर पार्टी जो है दूसरे पार्टी का क्रेडिबिलिटी चेक करना चाहती है, तो उसके लिए भी लॉ एक मौका देता है। क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करना चाहती है? मान लिया कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई सूट है, ठीक है, और प्लेंटिफ जो है उसका क्लेम है कि इसने जो है मेरे से ये प्रॉपर्टी लीज पे लिया था आज से 2 साल पहले, और इसका लीज खत्म होने के बाद भी ये मुझे पोजीशन वापस नहीं दे रहा है। तो इंट्रोगेटरीज में कोर्ट के सामने ये प्रूव करने के लिए कि इसने लीज पे मेरा प्रॉपर्टी लिया था कि नहीं, ये क्वेश्चन भेज रहा है कि डिडंट यू गॉट इनटू पोजीशन ऑफ माय प्रॉपर्टी थ्रू लीज एग्रीमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। ये एक हो गया, ठीक है। डिडंट यू स्टेड इन द पोजीशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम लास्ट 6 ईयर। तो ऐसे करके बहुत सारे इंट्रोगेटरीज जो है एक पार्टी दूसरे पार्टी को देता है। और ये इंट्रोगेटरीज क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का इसका पर्पस क्या होता है? क्रेडिबिलिटी चेक करना। पर्पस होता है दूसरे पार्टी का क्रेडिबिलिटी को चेक करना या शेक करना, ठीक है, क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑपोजिट पार्टीज, राइट।
तो डिस्कवरी बाय इंटरोगेटरी की मतलब कोई भी फैक्ट को डिस्कवर करने का कोशिश आप करता है एक पार्टी दूसरे पार्टी से इंट्रोगेटरीज दूसरे पार्टी को देख के, और उसको आंसर करना होता है और ये कोर्ट के सामने फिर प्रेजेंट किया जाता है। फिर एक और क्या पावर मिलता है, इंस्पेक्ट करने का डॉक्यूमेंट। अब प्लेंट में जो जो डॉक्यूमेंट को आपने वहां पे अटैच किया था, ठीक है, या उसका कॉपी अटैच किया था या जो भी अटैच किया था, उसको इंस्पेक्ट करने का भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए दोनों पार्टी को। रिटन स्टेटमेंट में कुछ अटैच था उसको प्लेंटिफ को मिलना चाहिए, प्लेंट में कुछ अटैच था उसको डिफेंडेंट को उसको इंस्पेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। तो ऑर्डर 11 जो है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन से डील करता है। इसके बाद क्या होता है, ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 क्या है, ये बताता है एडमिशन के बारे में कि कोई भी पार्टी अगर मान लिया डिस्कवरी हुआ, इंट्रोगेटरी हुआ, या फिर बाद में अगर किसी पार्टी को कोई फैक्ट अगर एडमिट करना है, ठीक है, या दूसरा एक पार्टी दूसरे पार्टी को कोई फैक्ट एडमिट करने के लिए भी बोल सकता है कि तुम ये फैक्ट एडमिट करो, या फिर आपको खुद से कोई फैक्ट एडमिट करना है, तो आप कहां एडमिशन करेंगे, वो एडमिशन आप करेंगे ऑर्डर 12 में, कि मैं ये फैक्ट एडमिट कर लिया। हो सकता है पहले एग्जामिनेशन के वक्त आपने एडमिट नहीं किया, आपको बाद में लग रहा है कि नहीं ये फैक्ट मुझे एडमिट कर लेना चाहिए, आप ऑर्डर 12 में एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, ऑर्डर 13। ऑर्डर 13 तीन चीज से डील करता है। किन किन चीजों से, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी अब जो है कोर्ट यहां पे क्या मांग रही है, किसी भी दोनों पार्टी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रोड्यूस करने को बोल रही है। अब पार्टी ने मान लिया प्रोड्यूस कर लिया, तो प्रोड्यूस किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोठी में रह जाएगा, लेकिन वो जनरली क्या है, कोर्ट लौटा देती है पार्टी को। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट को लगता है कि नहीं ये कोर्ट कहीं कस्टडी में, कोर्ट के पोजीशन में रहना चाहिए, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को इंपाउंड कर सकता है जब तक कि सूट का हियरिंग कंप्लीट ना हो जाए। तो कोर्ट ऑर्डर 30 में उस डॉक्यूमेंट को इंपाउंड करने के लिए भी ऑर्डर दे सकती है, या फिर पार्टी के रिक्वेस्ट पे कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को रिटर्न करने का भी ऑर्डर दे सकती है। तो ऑर्डर 13 में क्या हुआ, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न, ठीक है। ऑर्डर 9 से बताओ क्या क्या हम लोगों ने देखा। ऑर्डर 9 में क्या था, अपीयरेंस था। 10 में एग्जामिनेशन, 11 में डिस्कवरी एंड 12 में एडमिशन, 13 में प्रोडक्शन यस, एक सेकेंड, ओके राइट। कौन सा ऑर्डर हम लोग देखे थे, 13 देख लिए। 13 के बाद हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर 14 क्या है ये बताओ, स्टेजेस में हम लोग देखे थे। व्हाट इज ऑर्डर 14? Framing of issues. Framing of issues. Settlement of issues and determination of suit. हाँ, फ्रेमिंग अ सेटलमेंट ऑफ इशू। अब मान लो यहां पे कोई इशू ही नहीं रहा, तो फिर क्या किया जाएगा। अगर कोई इशू रहा ही नहीं पार्टीज के बीच में, तो फिर क्या किया जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो 15 बताता है डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। अगर कोर्ट को लगता है कोई इशू ही नहीं है, तो फिर कोर्ट का टाइम थोड़ी खाओगे। डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो इशू है पार्टी के बीच में, वो डिस्पोज नहीं हो सकता है फर्स्ट हियरिंग में, तो क्या किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, विटनेसेस को बुलाया जाएगा ना। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes. Attendance of witness. यस सर, यस। यस, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ये देखा हम लोगों ने ऑर्डर 16 में हम लोग देखे थे। अब देखो, अब इसके आगे एक और ऑर्डर है, ऑर्डर 16A। ऑर्डर 16A क्या बताता है कि अगर आपका विटनेस जो है जेल में है, डिटेन्ड है या अरेस्टेड है, ठीक है, या पुलिस या कस्टडी में है, तो फिर उसको किस तरीके से समन भेजना है, उसके लिए 16A है, जो विटनेस आपका डिटेन्ड, अरेस्टेड या कस्टडी में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर आपका आता है, कौन सा, 16 हो गया, 16A हो गया। इसके नेक्स्ट ऑर्डर आता है ऑर्डर नंबर 17। ऑर्डर 17 क्या है बताइए? Adjournment. एडजर्नमेंट। कोई भी पार्टी को अगर एडजर्नमेंट क्लेम करना है, मैटर के हियरिंग को एडजर्न करना है, डिफर कराना है, तो 17 है उसके लिए। ऑर्डर 18 क्या है, जो हियरिंग होता है पार्टीज का, हियरिंग और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस जो होता है,
hearing and examination of witnesses has been dealt under order 18. order 19 बताओ। 19 क्या है? कोर्ट एफिडेविट देने को बोलती है, ठीक है, कि आप प्लेंट दीजिए तो उसके साथ एफिडेविट दीजिए, रिटन स्टेटमेंट दीजिए तो उसके साथ एफिडेविट दीजिए, ठीक है। और फिर फाइनली ऑर्डर 20 क्या है? जजमेंट एंड डिक्री, एंड देन ऑर्डर 21 इज एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सिविल सूट में यही सब स्टेजेस जो है घूम फिर के आपको हमेशा घूमते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो भी ऑर्डर है उसका हेडिंग और सेक्शन 9 से 35B ये हम लोग अभी आज हम लोग याद कर लिए, अभी इसको फिर से रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग आगे क्लासेस अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये ऑर्डर 1 से 29 से 35B, तो फिर आगे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले 36 से 75 के हेडिंग्स को याद करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको वो ऑर्डर कहाँ है, वो सेक्शन कहाँ है, वो पता होना चाहिए, तभी आप उसको बेटर तरीके से समझ पाइएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखें ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट, ऑर्डर 18 हियरिंग और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एफिडेविट, जजमेंट, डिक्री और एग्जीक्यूशन। चलो अब आज के क्लास में जितना भी हम लोग देखे हैं उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, राइट। ओके, समन अगर भेजना है विटनेस को, कौन कौन सा सेक्शंस आपको बताता है इसके बारे में? 31 सेक्शन बताता है, और ऑर्डर में अगर बोले तो 16। बस 16 ही है या कुछ और भी है? 16A सर। 16A कब यूज होता है? डिटेन्ड होता है, जब आपका विटनेस डिटेन्ड है या कस्टडी में है, ठीक है, राइट। एफिडेविट कोर्ट जो मांगती है तो उसके लिए कौन सा ऑर्डर है फॉर एफिडेविट्स? 19 है आपका। सूट को कैसे फ्रेम करना है, कौन सा ऑर्डर में बताया गया है? हाउ सूट शैल बी फ्रेम्ड? ऑर्डर 2। ऑर्डर 40, ऑर्डर 2 ना। 14 में क्या फ्रेम किया जाता है? इशू सेटलमेंट ऑफ इशू 2 में आपका फ्रेम होता है सूट, और 14 में क्या होता है फ्रेम? आपका इश्यूज, ठीक है। 15 क्या है बताओ? डिस्पोजल ऑफ द सूट फर्स्ट हियरिंग। डिस्पोजल हो जाता है सूट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। क्यों हो जाता है? व्हाई दिस डिस्पोजल हैपेंस? इशू नहीं रहता है क्योंकि इशू नहीं मिलता है सर। यस, अगर कोई भी इशू नहीं है पार्टीज के बीच में तो डिस्पोज कर दीजिए सूट को, टाइम वेस्ट क्यों कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई पार्टी को कोई फैक्ट एडमिट करना है या दूसरे पार्टी को नोटिस भेजना है कोई फैक्ट एडमिट करने के लिए, तो कौन से ऑर्डर का हेल्प लिया जाएगा? 12 ऑर्डर 12 एडमिशन जो आपका हो गया, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न करना है जो कि कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था, अगर कोई पार्टी रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर दे, कौन से ऑर्डर का हेल्प लोगे? 13 कोई डॉक्यूमेंट को अगर प्रोड्यूस करना है तो कौन से ऑर्डर का हेल्प लिया जाएगा? 13 कोई डॉक्यूमेंट को इंपाउंड करना है तो 13 यस, तीनों के लिए आपका जो है आपका ऑर्डर नंबर 13 है, ठीक है। अगर कोई पार्टी को सूट ट्रांसफर कराना है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, डिफेंडेंट को, कौन सा सेक्शन? 22 23 सेक्शन 22 23, ठीक है, ये दोनों उससे रिलेटेड है, ठीक है। कोई सूट अगर स्टे है, अगर आपका सूट पहले से पेंडिंग है, कौन सा सेक्शन? 10। अगर आपका जुरिस्डिक्शन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है अनसर्टेन है, कौन सा सेक्शन? 18 17 क्या है? दोनों दो मैटर दो से ज्यादा कोर्ट में सॉल्व डिफरेंट मोर देन वन जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज करना है अगर जुरिस्डिक्शन पे तो 21 है। जजमेंट एंड डिक्री कौन सा ऑर्डर है? 33 है। ओके, ठीक है, ऑर्डर 22 और ये सेक्शन 33।
ठीक है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर कोई कॉस्ट इंपोज करना है, कौन सा सेक्शन, कोई कॉस्ट जो कि प्रोसीडिंग के दौरान जो है 35 है। 35, और कॉस्ट अगर किसी पार्टी के डिले के कारण हुआ है तो 35B। सुप्रीम कोर्ट कहाँ ट्रांसफर करेगा? 25 में। फॉरेन समन 29। अगर आपका दूसरे स्टेट में अगर डिफेंडेंट रह रहा है तो कौन सा समन, कौन सा सेक्शन? 28। यस 28। पेनल्टी अगर जो है कहाँ पे दिया गया है, अगर समन डिसोबे किया गया तो 32। पेनल्टी जो है आपका 32 के अंदर। इंटरेस्ट रेट अगर देना है आपको जजमेंट के वक्त, अगर पेमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए आपका जजमेंट 34 इंटरेस्ट है ना। बार टू फर्दर सूट किसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर आप जाइएगा कोर्ट इंस्टीट्यूट करने तो सबसे पहले आप क्या देखिएगा, किस कोर्ट, अगर आपको ये पता है कि आपके सूट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कौन से कोर्ट में आप सबसे पहले जाइएगा? सेक्शन 15 में जाएंगे सर। सेक्शन 15 लोवेस्ट ग्रेड है ना। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर है, उससे रिलेटेड कोई सूट है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 20। टॉर्शियस के लिए आपका जो है 19। 19. ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज कौन सा ऑर्डर? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज 10। Order 10. 10. ऑर्डर 10 के अंदर। 11 क्या है बताओ? ऑर्डर 11 इंस्पेक्शन डिस्कवरी किसके थ्रू होता है? डिस्कवरी बाय इंट्रोगेटरीज डॉक्यूमेंट होता है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को भेजता है, और यहाँ पे इंस्पेक्शन भी कर सकता है वो डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, ये आपका ऑर्डर 11 है। ऑर्डर 18 क्या है? Examination. Hearing and examination of Examination of witness. हियरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एफिडेविट कौन सा सेक्शन? 19। ऑर्डर 19। प्लीडिंग के रूल्स कौन से ऑर्डर में दिए गए हैं? 6 में थे। 6 ठीक है, अब प्लेंट हो गया 7 और रिटन स्टेटमेंट 8। 8 आई होप सेक्शन 9 से 35B याद हो गया होगा, और ऑर्डर 1 से 20 अगर इसको अभी क्लास के बाद फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है, और इसको मेमोराइज कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, ये अगर, क्योंकि इसमें अगर आप लोग को सेक्शन और ऑर्डर नंबर याद है ना, तब ये ज्यादा आपको हरक्यूलियन टास्क लगेगा ही नहीं सीपीसी याद करना। नहीं तो अगर आपको यही नहीं याद होगा कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा ऑर्डर है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 1 to 20 देखो कितने आसानी से हम लोगों ने देख लिया, इसके अंदर के रूल्स भी हम लोग इतने ही आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी नहीं घबराना है। राइट, यस अतुल बोलो। सर ये लेक्चर आप अपलोड आज ही करिएगा क्या? मतलब वो जो लड़का करता है वो कर ही देगा आज, अगर आज कर देगा नहीं तो कल तक मैक्सिमम कर देगा। ओके सर, थैंक यू। और ये सर स्लाइड आप शेयर करिएगा क्या ग्रुप पर? हाँ, स्लाइड हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, स्टेजेस जो है जल्दी से बता दो। स्टेजेस एक बार बताओ शुरू से, सिविल सूट का स्टेजेस कैसे चलता है? Presentation of Institution of suit. प्लेंट, देन Someone who was summons on defendant. someone to the parties. पार्टीज, Defendant. देन Appearance of parties. अपीयरेंस, देन WS. WS file होगा sir. Examination of parties. Examination of parties. यस, नेक्स्ट Production of Document. document. Production of document by the parties. Production of document. ओके, Framing of issue by the Framing court. of Framing of issue होगा Order then 14. फ्रेमिंग ऑफ इशू, ओके, Summoning and attendance. Summoning and attendance of Attendance of witness. 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 summoning and attendance,
विटनेसेस का। यस, Examination of witness. Hearing and Hearing of examination. suit and examination. हियरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। फिर Argument. Argument. Arguments by summarize argument, then judgment and decree, then execution। Accusation of decree. चलो अब सेक्शंस जो जो इन्वॉल्व है वो बताओ। इससे रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस ऑर्डर्स हैं? Section 4, Section 7. Order. 4 ऑर्डर, Order 7. एक मिनट, सेक्शन 26 ऑर्डर 4 ऑर्डर 7। Order इससे 7. रिलेटेड Order 5. 5. Order 5, 27 to 29. 29. ओके, अपीयरेंस से रिलेटेड Order 9. Order 9. Order 9 है. WS, Order 8. एग्जामिनेशन, Order 10. 10. प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, Order 13. फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, 40. 14. summoning and attendance of witness, 16 and 16A. 31. 16 and 16A। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, एग्जाम, हियरिंग और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। 18. Order 18. बीच में जो 17 है वो क्या था? Affidavit. एफिडेविट तो 19 है। 19 एडजर्नमेंट, ठीक है। जजमेंट एंड डिक्री 20 और 21 आपका ऑर्डर हो गया एग्जीक्यूशन। चलो ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपरली टॉपिक वाइज हम लोग सीपीसी स्टार्ट करेंगे। पहले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इन द फर्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू गो थ्रू द डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हम लोग को आगे हमेशा मिलते रहेंगे, उसको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लाइक डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मीन प्रॉफिट, ये सब हम लोग देखेंगे। और बाद में जब हम लोग प्रॉपर टॉपिक्स पे आएंगे तो ये सारे स्टेजेस हमेशा दिमाग में रखे रहेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। स्टेजेस अगर माइंड में रहेगा तो सीपीसी काफी इजी है। सीपीसी में बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है, कि इसके बाद क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, ठीक है, अब कोर्ट क्या करेगी, ठीक है, क्यों करेगी ये नहीं देखना है, क्या करेगी बस ये जानना है। तो क्या के लिए क्या है, बस आपको फैक्ट जानना है, राइट। तो आपको स्टेप्स दिमाग में ध्यान में रखना है। ओके, किसी और को कोई डाउट? एनीवन एल्स? चलो ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.